दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारे चैनल में अक्सर पिछली ईयर के यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सलूशन आपको हासिल होते हैं। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या 11वीं क्लास के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके 2021 का जो पेपर हुआ था उसका सलूशन लेकर हाजिर हुए हैं। तो ये हुआ है 26/9/2021 यानी सितंबर में हुआ है। और क्वेश्चन बुकलेट जो नंबर है वो दिया गया है 78000622 और ये जो है क्वेश्चन पेपर सीरीज है बी और पेपर कोड 208। इस पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 है और क्वेश्चन भी 100 है, यानी हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। और टेस्ट ड्यूरेशन है 2 घंटे, यानी 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें पेपर को सॉल्व करने के बाद OMR शीट पर आंसर देना होता है। तो वो सिर्फ यूज़ ओनली बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक। और ये पेपर डबल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। आपको जैसी आसानी हो उसमें ही आप सॉल्व करें। आंसर का जो ऑप्शन होगा वो सेम होगा। पहले इसमें एक साइड में इंग्लिश में है और दूसरी साइड में वो हिंदी में है। तो हम यहाँ हिंदी मीडियम की साइड आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला सवाल है, यदि a बराबर 2n+13 और b बराबर n+7 जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। n का मतलब है 1 2 3 4 5 6 से आगे जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो n की जगह हो, तो a और b का महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। a और b का महत्तम समवर्त का मतलब है ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित पूरी विभाजित कर दे, वही इन दोनों का महत्तम समवर्त कहलाएगी। तो यहाँ हम इसमें देखें तो इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो 2n+14 - 1 इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेने n+7 2 × n+7 - 1 इस रूप में इस संख्या को यानी a को लिख सकते हो। ये n+7 ये है, ये है। तो n बराबर 1 के लिए जो b होगी वो हो जाएगी 8 और यहाँ जब 8 है तो 8 दूनी 16 में से 1 गया तो a हो जाएगी 15। तो n बराबर 1 के लिए a है 15, b है 8, ऐसी कोई संख्या नहीं है क्या। इसी तरीके से और भी देखें, n बराबर 2 के लिए ये b हो जाएगी 9 और n बराबर 2 होगा तो यहाँ पर 9 होगी, 9 दूनी 18 और में से 1 गया तो ये आ जाएगी 17। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है इन दोनों में से। इन दोनों को हमारा जो विभाजित कर दे, इन दोनों को विभाजित कर दे, तो फिर जब ये दोनों a और b से अभाज्य संख्याएं हैं तो 2 से अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होता है। तो यहाँ मासा हमारा 1 आ रहा है, तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। अगले ऑप्शन देखें 3 है 4 है तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न का अनवसानी आवर्ती रूप में प्रसार किया जा सकता है। तो ये भिन्न देख रहे हैं हमारी, ये है 39/24, 3/16, 137/25 और 3/11। इनमें ऐसी संख्या जिसको हम अनवसानी आवर्ती के रूप में दिखा सकते हैं तो वो संख्या कौन सी होगी। 3/11 यही अनवसानी आवर्ती रूप में इसका प्रसार किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित घातांकों में किसका मान सर्वाधिक है। तो ये घातांकों में संख्या दी गई हैं तो इनका जो निरूपण है वो अलग अलग है। ये 7 स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर को हम लिख देंगे 7 × 7, ये हो जाएगा 7 × 7 49। अब ये 49 पे 3/2 की घात। अब इसको हम सरल करें तो 49 पे है 3/2 की घात। तो ये 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 पे 2 की घात, और 7 पे 2 की घात उस पे 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 पे 3 की घात आ जाएगी। और जब 7 पे 3 की घात को हम लिखेंगे तो 7 7 49 और फिर 7 का गुणा कर दें 7 × 63 तो 343 ये आ जाएगी। 7 पे घात 3 का मतलब 7 × 7 × 7, ये 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 343 हो जाएगा। तो इससे बड़ी जो है ये आ गई है, तो इसका मतलब इन दोनों में ये बड़ी है।
अब अगली जो संख्या है वो 1/343 है और इस पे -1/3 की घात है। अब 343 को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले जाएं तो ये घात 1 प्लस की हो जाएगी। और फिर जब हम इसको लिखेंगे 343 को 7 पे 3 की घात, तो ये आ जाएगा हमारा 1/343 है और इस पे है -1/3 की घात। इसको उल्टा कर दो तो 343 पे 1/3 की घात, और इस 343 को 7 पे 3 लिखेंगे 1/3 तो ये 7 ही रह जाएगा, तो ये भी छोटी है। इसी तरीके से ये है, इसको भी हम लिख सकते हैं 7 पे 4 की घात, 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये भी 7 पे घात -1 आ जाएगी। तो ये सारी की सारी संख्याएं छोटी हैं। सबसे बड़ी जो संख्या आ रही है वो है 49 पे 3/2 की घात। तो यही सबसे बड़ी संख्या है घातांकों में, तो बी ऑप्शन इसका सही है। हल करने पर प्राप्त होगा, इसको अगर हम हल करें तो क्या प्राप्त होगा ये हमें निकालना है। तो क्या होगा, ये 0 इसकी घात है, तो किसी भी संख्या पर चाहे दशमलव का हो या बगैर दशमलव का हो, तो अगर 0 घात होगी तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। माइनस, ये माइनस की घात होती है तो इसमें 1/में लिख देते, तो ये प्लस की घात जाती है, 1 प्लस की घात जाएगी तो ये आ जाएगा 1/01। ये तो हो गया हमारा अंश यानी न्यूमरेटर। अब इसको अगर हम लिखें -1 की घात है तो ये उसको उल्टा कर देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो ये 8/3 हो जाएगा। नीचे देखें तो ये 8/3 हो गया। इसको गुणा में लिखें और 3/2 पे 3 की घात है तो 3 बार से लिख देंगे, 3/2, 3/2 और 3/2 प्लस इस पे -1 की घात है तो इसको उल्टा कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा -3, और इसे उल्टा कर दिया है तो ये प्लस की घात होगी, तो ये माइनस ही रहा। तो अब इसको हल कर लें, क्या होगा, 2 से अगर गुणा करें 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गए गुणा में, तो ये 8 का भाग चला गया, 1 से 3 से ये कट गया। अब यहाँ दशमलव हटाए तो ये 0 बढ़, यहाँ दशमलव हट जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएंगे हमारे 1 में से क्या घटाए 10, तो ये आ जाएंगे ऋण के 9। यहाँ 3 त्रिका 9 ये हो गए, माइनस के 3, अब माइनस के तो ये 9 हो गए और ये प्लस के 6 हो जाए, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकोण 3 दूनी 6। तो जो फाइनली आंसर आ रहा है वो -3/2 आंसर आ जाएगा। तो देखें -3/2 किस ऑप्शन में, पहले में -1/2, 1/2, -3/2 ये है सी में, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 की गुणक हो उनका योग, तो पहले तो 7 की गुणक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की हो वो निकालना, फिर उनका योग निकालना। तो 3 अंकों की 7 की गुणक जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी, तो उसको हम लिख लेते हैं 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएंगे। तो ये 7 से कटने वाली यानी 7 की गुणक 3 अंकों की पहली संख्या 105 है। उसके बाद 112 होगी, अब उसके बाद 119, इस तरीके से संख्याएं होती चलेंगी। अब लास्ट कितनी होगी, तो लास्ट के लिए क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है जो 7 से कटने वाली है, उसे कैसे लिखें, 7 एकम 7 बचे तो 7 चौक 28, इसमें बचेंगे 7 दूनी 14, 5 जो ज़्यादा आ रही है यही हम इसमें से निकालते हैं, तो लास्ट संख्या आ जाएगी 994 जो 7 से कटने वाली होगी। तो 7 के गुणक यहाँ तक होंगे 142, तो यहाँ से शुरू होंगे। तो अब इससे पहले 2 अंक वाले कितने होंगे, तो ये होंगे 14, 14 सत्ते 98 होता है, तो 14 संख्याएं होंगी वो 2 अंकों वाली होंगी यानी 105 से पहले, और 142 होंगी 3 अंकों तक यानी 994 तक।
तो यहाँ से ये वाली संख्याएं कितनी बची, ये आ गई हैं 128 संख्याएं। तो अब 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं और 7 की गुणक हैं। तो अब इनका जो योग निकालना है Sn, ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें पहला और आखिरी टर्म पता हो तो इसको ही हम लिख सकते हैं n/2 l प्लस a, यानी a प्लस पहला और आखिरी का जोड़ दें तो यहाँ से हम इसमें सूत्र लगा दें Sn 128/2 105 प्लस 994, ये हो जाएगा 64। इसमें गुणा कर दें 9 9 और 10 10 99। अब इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये हम गुणा करके निकाल लेंगे। अब 64 का और 1099 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा है 17,336। तो 17,336 इसका योग आया है। तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है 17,336 दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग उसके प्रथम n पदों के योग के बराबर है। तो इस श्रेणी के m प्लस n पदों का योग कितना होगा। तो हम जानते हैं Sn का योग यानी प्रथम m पदों का योग अगर निकालें तो Sm बराबर आ जाएगा m/2। पहला पद अगर a मान लेते हैं तो 2a m-1 पदों की संख्या ये हो गई इंटू डी। यही बराबर है n पदों के योगफल की, यानी अगर m की जगह n ले लेते हैं तो n/2, बाकी चीज़ें वही हैं क्योंकि श्रेणी वही है, तो n-1 इंटू डी। तो ये दोनों बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें हम कुछ काटने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2am प्लस m मल्टीप्लाई कर दिया तो m² डी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा -md। इसी तरीके से यहाँ पर भी m की जगह n आ जाएगा तो n² d -nd। इन सबको इधर ले लेते हैं पक्षांतर करके, तो ये आ जाएगा 2am -2an प्लस m² d -n² माइनस md प्लस nd, ये बराबर 0। यहाँ से 2a कॉमन आ जा रहा है तो m-n हो गया। यहाँ पर d को कॉमन ले ले तो m² -n² जाएगा तो m-n और m प्लस n इंटू डी। यहाँ से अगर प्लस का d कॉमन लेते हैं तो n माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का d कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा m-n बराबर 0। तो m-n को हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो 2a प्लस यहाँ से बचेगा m प्लस n इंटू डी माइनस डी बराबर 0। यहाँ से d कॉमन ले लें 2a प्लस m प्लस n -1 इंटू डी बराबर 0। अब ये जो हमारी पोजीशन बन गई है m+1 पदों के योग की, तो इसमें और क्या चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से m प्लस n/2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये बन जाएगा 2a, इधर m प्लस n-1 इंटू डी, और इधर हम गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 ही रहेगा। तो ये आ गया है पोजीशन m प्लस n पदों के योग की, और ये बराबर आ रहा है 0। यानी इसमें m प्लस n पदों का योग वो आएगा, वो 0 आएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है,
ये है डी ऑप्शन में 0, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। 7वां प्रश्न है, ये एक भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। तो इस तरह की जो 2 शर्तें दी गई हैं, इनमें ऑप्शंस अगर हों तो बहुत आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं, और अगर ऑप्शंस नहीं है तो फिर ये हमारे 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में होंगे। एक्स वाई मान लेंगे इनको, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर ही उसको हल कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि हर जो है अंश से 11 अधिक है। तो इसमें देख रहे हैं चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो हर अंश से 11 अधिक है। ये भी 11 अधिक, ये भी 11 अधिक, ये भी 11 अधिक और ये भी 11 अधिक। अब दूसरी शर्त जो बन रही है, दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो मान 3/4 हो जाता है। तब इनसे अंश और हर में 8 जोड़ने पर देखते हैं क्या बनता है। तो पहले में अगर हम 8 जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 35। तो ये तो हमारी बनी नहीं, 3/4, 8 × 24, 8 होती, तो पहली तो है नहीं। दूसरी हम देखते हैं, दूसरी में जो बनेगी वो बन जाएगी भिन्न। इसमें 8 जोड़ना था 33 हो जाएगा, इसमें जो 8 जोड़ना 44 हो जाएगा। तो 11 × 33, 11 × 44, 3/4 ये बन गई है, 3/4 ही हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है। तो दूसरी शर्त तो हमारी जो है बी जो ऑप्शन में संख्या दी गई है उससे पूरी हो रही है, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही है। यदि a² बराबर by + cz और b² बराबर cz + x, c² बराबर ax + by, ये हमारी वैल्यू दी गई, तो फिर x बटे + x, y बटे b + y और z बटे z c + z का मान होगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है जो दिया गया है वो x बटे a + x, y बटे b + y, z बटे c + z। इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हमारे पास वैल्यू दी गई है a², b² और c² की। तो हम क्या करते हैं, कोई भिन्न अगर है उस भिन्न में अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस पहले भिन्न में a का मल्टीप्लाई अंश और हर में कर रहे हैं, इसमें b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंश और हर में, और इसमें c का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंश और हर में। तो a का मल्टीप्लाई किया अंश और हर में, तो ये हो जाएगा ax बटे a² + ax। इसी तरीके से b का मल्टीप्लाई किया तो by अपॉन b² + by, प्लस c का गुणा किया है तो cz बटे c² + cz। अब a² b² c² की वैल्यू हमारे प्रश्न में दी गई है, तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो a² की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर ax ऐसी रहने देंगे, बटे में a² की वैल्यू है by + cz प्लस ax इसमें है ही पहले से मौजूद, प्लस by बटे b² की वैल्यू cz प्लस ax और by इसमें है, प्लस cz ऐसी रहने देंगे, बटे में c² की वैल्यू ax प्लस by प्लस cz। अब इस तीनों भिन्नों का जो हर है वो बराबर है, यानी सेम है। तो हर सेम होता है तो ये हर एक ही हो जाता है। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस cz, ये हर हो गया। अब हर बराबर है तो फिर ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, ये ax प्लस by प्लस cz, ये संख्या सेम आ गई ऊपर, तो इससे ये एक बार भाग चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है वो 1 आया है। तो 1 इसमें है, देखते हैं, पहले में 0 गलत है, बी ऑप्शन में है 1, तो फिर बी ऑप्शन ही इसका सही है। यदि एक बहुपद के x² + 4x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा का आपसी संबंध α² + β² बराबर 24 हो तो k का मान क्या होगा?
तो ये है हमारा बहुपद। इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग ये होता है -k/4 यानी -b/a। तो -4/k होगा और इनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। तो 4/k हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, ये 24 के बराबर है, और इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर 24। अब इसकी वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा -4/k का स्क्वायर -2 4/k बराबर 24। ये 4 चौक 16/k स्क्वायर, 4 दूनी 8/k बराबर 24। 8 से काट दें, 8 का मटर 8 दूनी 16, 8 दिए 24। तो ये आ जाएगा 2/k स्क्वायर -1/k बराबर 3। यहाँ k का स्क्वायर का गुणा कर दें तो ये बटा जो है वो खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 -k बराबर 3k स्क्वायर। इसको पसंद कर ले तो 3k स्क्वायर प्लस k -2 बराबर 0। इन्हें गुणनखंड कर ले 3k स्क्वायर 3k -2k -2 बराबर 0। यहाँ से 3k बाहर आ गया, k + 1 -2 बाहर आ गया तो k + 1। तो ये आ जाएगा k + 1 एक कोष्ठक में और 3k -2 दूसरे कोष्ठक में। k की वैल्यू निकालना है, इसको बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर -1 आ गया। इसके बराबर 0 रखें तो k बराबर 2/3 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 2 आई है, -k और 2/3 + k है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। सी ऑप्शन में है -1 और 2/3, तो सी ऑप्शन ही इसका सही है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की दूरी एक सामान्य चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 4 किलोमीटर/घंटा की चाल से अधिक होती, यानी जो सामान्य चाल थी उससे 4 किलोमीटर/घंटा अधिक होती, तो इतनी दूरी तय करने में उसे 1 घंटा कम लगता। रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? जो सामान्य चाल थी वो कितनी थी? अब हमें समय निकालना है। समय 1 घंटा कम लगता। अगर हमारी जो सामान्य चाल है वो x मान लेते हैं तो फिर जो दूरी है वो है 288 किलोमीटर। तो जो समय होता है दूरी बटे चाल होता है, तो चाल है हमारी x। अब उसकी चाल कितनी होती? 288 बटे x + 4। अगर चाल होती उसकी x तो इतना समय लगता, और चाल होती x + 4 तो इतना समय लगता। अब ये 1 घंटा कम लगता है, तो ये जो समय है वो 1 घंटा कम है, तो इसमें 1 जोड़ दें तो ये इसके पहले समय के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसमें x और x + 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे ये बटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 288 इंटू x + 4। तो यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ से x + 4 कट जाएगा। 288 x + x इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 4x। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे x में, और ये 288 x कट जाएंगे। अब यहाँ से बचेगा 288 इंटू 4 बराबर x² + 4x। तो ये आ जाएगा एक समीकरण x² + 4x -4 × 288। इसे गुणनखंड कर लें तो x² + 4x -32 × 36। तो इसको हम अगर गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये आ जाएगा x, ये प्लस के है,
तो प्लस के 36 होंगे, x प्लस 36 और x माइनस 32। इसको 0 रख दें तो ये x बराबर 32 आ जाएगा, इसको 0 रखें तो x बराबर माइनस 36 आ जाएगा। चाल है वो माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए x की वैल्यू आई है हमारी 32। यही हमारी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हमारा देखें 32 किमी प्रति घंटा आ गया है। तो ये है सी ऑप्शन में, तो इसका भी सी ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर p तो x बराबर 6 प्लस 1/x बराबर 6 का मान होगा। तो ये हमारे पास दिया है x पावर 6, इसे लिख सकते हैं x पे q पे 2, क्योंकि घात पे घात हो तो उसका गुणा हो जाता है। 3 दूनी 6 घात आ गई है। 1/x³ पे घात 2। अब हम इसको लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर माइनस 2 x³ इंटू 1/x³। x³ से x³ कट गया, ये बच गया हमारा इतना। अब इसको भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b। इस फार्मूले से अगर हम इसको खोलें यानी विस्तार करें तो x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3x 1/x और x प्लस 1/x, इस टोटल का जो है वो स्क्वायर माइनस के 2। तो x से x ये कट जाएगा, ये हमारी p आ जाएगी, p पे घात 3, ये 3 आ जाएगा माइनस का और ये भी p आ जाएगी और इसका है हमारा स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल दें तो लास्ट में -2 तो आगे ही आएगा। तो ऑप्शंस में देख लें, ऑप्शन में देख रहे हैं तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें -3 इसमें -2 है, इसी एक ही ऑप्शन में -2 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। और फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दें तो ये आ जाएगा p⁻6, तो ये इसमें आ ही रहा है, 3 दूनी 6 2ab ये आ गया और इसका स्क्वायर 9p² ही सब आ गया है। तो मान आ चुका है x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का वैल्यू जो आई है वो डी ऑप्शन में मौजूद है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। ये प्रश्न है समीकरण x/6 माइनस 26 x/3 माइनस 27 बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूल्यों की संभावित संख्या है। तो वैसे तो x पे घात 6 है, तो जितनी घात होती है उतने ही इसके मूल आते हैं। यहाँ पर जो पूछा जाए भिन्न वास्तविक मूलों की, जो भिन्न भिन्न है वो वास्तविक मूल कितने हो सकते हैं, इसके लिए हम गणनखंड कर लेते हैं। इसके x पे घात 6 ये हो जाएगा 27 माइनस 1 x पे घात 3, तो x पे घात 6 27 x³ प्लस x³। x पे घात 3 वापस कॉमन ले लिया, x माइनस x³ माइनस 27, यहाँ से एक कॉमन आया x³ माइनस 27, तो ये आ गया x³ माइनस 27 और एक कोष्ठक में a³ प्लस 1। इसको ले लें x³ बराबर 27 आ जाएगा, तो x पे घात तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो 3 मूल आएंगे इसके 3 यानी बराबर होंगे। और x³ प्लस 1 अगर वो 0 लेते हैं तो x³ बराबर -1, तो x की वैल्यू -1 तो 3 1 से आ गए और 3 1 से आ गए। और यहाँ पूछा है भिन्न वास्तविक मूलों की संख्या, ये 6 मूल है और 3 समान है 3 समान है। भिन्न भिन्न मूल जो है वो एक 3 है और एक -1 है। तो भिन्न मूलों की संख्या जहाँ तक पूछी तो 2 ही हो रही हैं और वास्तविक मूल है तो ये 2 है हमारे दूसरे ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज जिनके 3 शीर्ष 3 4 3 8 और 9 8 है के चौथे शीर्ष के निर्देशांक होंगे। ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसके हमारे
3 शीर्ष दिए तो चौथा शीर्ष क्या होगा। हम इसको कार्तीय तल पे रख के देखें तो x पर 3, यहाँ पर आएगा 1 2 3 और y पर है 4, तो 1 2 3 4, तो ये बिंदु आ गया हमारा 3 4। अगला बिंदु है 3 8, तो ये 3 ही रहा, ऊपर 8 हो गया, तो यहाँ पर मान लिया ये 3 8 है। अगला बिंदु है 9 8, तो 9 यानी x अक्ष पे 9, ये मान लिया 9 आ गए, और 8 ये, तो ये आ गए 9 8। तो इस बिंदु को हमें देखना है चौथा बिंदु क्या होगा। तो यहां से देख रहे हैं यहाँ पर 3 और ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये एक भुजा है, तो इसके समांतर ये भुजा होगी, और ये भुजा है तो इसके समांतर ये भुजा होगी। तो इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी 4 होगी, और जब ये 4 है तो ये 8 थी, तो यहाँ भी 4 होगी, तो ये होगी 9 4, यानी x अक्ष पर 9 होगी और ऊपर 4 होगी। तो ये चौथा बिंदु हमारा आ गया है 9 4। तो देखते हैं ऑप्शन में से क्या है। सी ऑप्शन में है 9 4 बिंदु, यही चौथा जो शीर्ष होगा उसके निर्देशांक होंगे, तो सी ऑप्शन इसका सही है। एक त्रिभुज के शीर्ष 1A और 2B और शीर्ष का -3 है, इसके केंद्रक बिंदु के x अक्ष पर स्थित होने की दिशा। तो कोई भी त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं x1 x2 x3, अब उसका y1 y2 y3, ये हमारे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब इसके केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे इनको जोड़ के 3 का भाग दे दें, तो ये हमारा x अक्ष पर आ जाएगा, और y1 y2 y3 को जोड़ के 3 भाग दे दिया तो ये y अक्ष पर आ जाएगा। तो केंद्रक के निर्देशांक ये आ गए हमारे। अब इस केंद्रक बिंदु के x अक्ष पर होने के लिए जो शर्त है वो क्या है। x अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा जिसका जो कोटि होगी वो 0 हो, ये हमारी कुछ ना कुछ होगी, जैसे x0, तो इसकी वैल्यू तो कुछ होगी, लेकिन y की जो y अक्ष पर जो दूरी है वो ना ऊपर है ना नीचे है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए 0। तो इसमें जो y1 y2 y3 है इनके योग का तिहाई वो 0 आएगा। तो केंद्रक बिंदु के x अक्ष पर होने की जो शर्त है वो है y1 + y2 + y3 बटे 3 बराबर 0। अब y हमारा y1a y2b और y3 3 है माइनस के, तो a + b - 3 बटे 3 बराबर 0। 3 को 0 कर दो 0 हो जाएगा, तो a + b - 3 बराबर 0। 3 को इधर ले लेंगे तो a + b बराबर 3। तो ये शर्त हो गई केंद्रक के x अक्ष पर होने के लिए a + b बराबर 3। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, a + b बराबर 3 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये सवाल है 13 मीटर व्यास के गोलाकार पार्क की सीमा पर स्थित एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार खड़ा किया गया है कि पार्क की सीमा पर व्यासतः विपरीत दिशाओं में स्थित दरवाजों से इसकी दूरियों का अंतर 7 मीटर है। दरवाजों से कितनी दूरियों पर खंभा खड़ा किया गया है। तो ये गोलाकार यानी वृत्ताकार पार्क है, इसका व्यास जो है वो 13 मीटर है। पार्क की सीमा पर से एक बिंदु पर एक खंभा, ये जो हमारा कोई भी सीमा है ये पार्क की, यहाँ खंभा खड़ा हुआ है। तो पार्क की सीमा पर व्यास विपरीत दिशा में इधर एक दरवाजा है और एक दरवाजा इधर है, D1 D2 मान लें डोर। दूरियों का अंतर, यहाँ से दूरी है ये और ये दूरी है ये, इस दूरियों का अंतर जो है वो 7 मीटर है। तो फिर दूरियां, इस दरवाजे से खंभा कितनी दूर है
और इस दरवाजे से खंभा कितनी दूर है, ये हमें निकालना है। तो ये व्यास हमारा है, तो ये अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त में जो एक कोण हमारा यहाँ स्थित है ये, तो ये 90 डिग्री होगा। ये हमें याद रखना है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण कहीं भी बन रहा हो तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ये 13 है, कर्ण 13 है, तो ये इस तरह का होगा कि अगर हमारा ये 13 है तो फिर ये जो 13 का वर्ग है वो 5 का वर्ग और 12 का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा ये दूरी अगर 5 है तो ये 12 होगी। तो 12 5 का अंतर कितना आ गया, 7। यही हमारी शर्त दी गई है। तो दरवाज़ों से जो दूरियां हैं वो 5 और 12 मीटर होंगी। तो यही आंसर होगा। तो आंसर देखते हैं इसमें ABCD में से कौन सा है। तो डी ऑप्शन में दिया है 5 मीटर और 12 मीटर, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। L1 L2 दो समांतर रेखाएं चित्र में प्रदर्शित हैं। इसमें चित्र में दिए L1 L2 रेखाएं यदि AB और BC समान क्रमशः CAD और ACE को समद्विभाजित करें तो ABC कोण बताना है। तो देखें इसमें ये हैं L1 L2 समांतर रेखाएं। हमें कोण निकालना है ABC, ये कोण निकालना है। ये जो है रेखा AB इसका अर्धक है और BC इसका अर्धक है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण 180 अंश होंगे। तो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, तो ये दोनों कोण हो गए 90 अंश के। जब ये 90 अंश के हैं तो फिर ये भी 90 डिग्री का होगा। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन में ही है 90 डिग्री, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। दिए हुए चित्र में AB बराबर BC तथा एंगल ABC 36 डिग्री है। तो BOC का मान क्या होगा, जहाँ O जो है केंद्र है। तो ये देख रहे हैं कि AB और BC दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, दोनों आपस में बराबर हैं। ABC ये कोण हमारा 36 डिग्री है। तो BOC का मान निकालना है। तो ये कोण 36 है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये 180 अंश के होंगे। 180 में से 36 घटा दें तो ये हो जाएगा 144। तो 144 ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी 72 का होगा, ये भी 72 का होगा। और ये 72 का, तो ये वाला कोण इससे आधा होता है, तो हमें यही निकालना है कोण BOC। तो ये दुगना होगा, तो 72 का दुगना हो गया 144 डिग्री। तो कोण BOC 144 होगा। इसमें देखते हैं डी ऑप्शन में है 144, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों की जो लंबाई है वो 6 सेमी और 9 सेमी हो, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात तो इनके स्क्वायर के बराबर होगा। 6/9 का हम स्क्वायर कर दें तो ये हमारे क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, 4:9 आ गया है इसका। तो ये है हमारे डी ऑप्शन में 4:9, तो डी ऑप्शन इसका भी सही है। यदि G त्रिभुज ABC का केंद्रक हो तो त्रिभुज GAB का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारा ABC अगर त्रिभुज है, G इसका केंद्रक है, तो अब हम निकालना है GAB। तो ये हो जाएगा हमारा 3 भागों में बट जाएगा, ये और ये बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। तो ये जो होगा वो तिहाई हिस्सा होगा ABC का। तो देखते हैं 1/3 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आना चाहिए हमारा आंसर। तो इसमें है 1/3 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो सी ऑप्शन ही इसका सही है। चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इसमें चित्र दिया गया है, ये वृत्त है, ये ABC समबाहु त्रिभुज है, ये भुजाएं सारी की सारी बराबर हैं। ये हमारा लंब दिया गया है, ये लंब जो है समबाहु त्रिभुज को आधा आधा बांट देगा, BD और DC बराबर होंगी। अब इसी पर क्या होगा, इसका केंद्र होगा O, इसको B को O से मिला दें तो ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या, और त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये लंब होगा, ये तो ये हमारा 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा ये लंब, इसमें कोणार्धक है ये। अब ये 30 डिग्री है, ये कर्ण हो गई और ये हो गई आधार इस कोण के लिए।
तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना ये होता है पाई आर स्क्वायर, इसका पाई इंटू आर 8 सेंटीमीटर दी गई है, 8 64 64 पाई, ये आ गया है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इसमें, ये हम साइन ले लें, साइन 30। यहाँ आधार ले रहे हैं, आधार कर्ण, तो ये साइन में नहीं होता है बल्कि कॉस में होता है। तो कॉस होता है आधार BD बटे कर्ण 8 सेंटीमीटर। कॉस 30 का मान √3 बटे 2 होता है, 2 चाकू 8, यहाँ से BD निकल आएगी 4√3। अब ये BD हमारी हो गई भुजा की आधी, तो BC हो जाएगी हमारी 2 गुनी 2 गुणा 4√3, तो ये आ जाएगी 8√3। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटे 4 भुजा का स्क्वायर, भुजा है 8√3, 8√3, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ये भुजा है 8√3, तो 4 दूनी 8, √3 3 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 तिया 48√3। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग ये है, तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई, और जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आया है 48√3। तो ये पूरे क्षेत्रफल का, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे 48√3, तो ये हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये देख रहे हैं हमारा है चौथे ऑप्शन में 64 पाई माइनस 48√3 सेमी स्क्वायर, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 150 मीटर गुणा 100 मीटर, यानी एक जो टैंक है उसका आधार लंबाई चौड़ाई दी गई, लंबाई हमारी 150 और चौड़ाई 100 मीटर माप के आधार वाले टैंक में एक आयताकार पाइप जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 डेसीमीटर और 1.5 डेसीमीटर है, इससे 15 किमी प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में टैंक का जल स्तर 3 मीटर पहुंच जाएगा? तो ये हमारा टैंक है, इसकी लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर। अब ये पूछ रहे कितने समय में जल स्तर 3 मीटर ऊंचा हो जाएगा, यानी इसकी जो जल स्तर है यहाँ तक भरने के लिए कितना समय लगेगा। ये भर गया हमारा पानी, इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है 3 मीटर। अब इस पानी का आयतन कितना होगा? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पानी का आयतन निकालना है, पानी का जो लंबाई होगी वो टैंक के बराबर होगी 150 मीटर, चौड़ाई हो गई 100 मीटर और ऊंचाई होगी 3 मीटर। तो ये आयतन आ गया है। अब एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप का जो अनुप्रस्थ काट है, उस पाइप का मुंह जो है वो आयताकार है इस टाइप का, तो 2 डेसीमीटर और ये 1.5 डेसीमीटर है, ये लंबाई इसकी मुंह की और चौड़ाई है। 15 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में इतने किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, पानी गिर रहा है, तो ये किलोमीटर में है 15 किलोमीटर। तो मान लिया हमारा, अभी हमें पता नहीं है कितनी देर में भरा जा रहा है, तो x मान लिया, तो x घंटे में कितना पानी नीचे भरा जाए, यानी ये पानी जो है वो कितने घंटे में भरा गया है। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा, 1 घंटे में गिर रहा है 15 किलोमीटर, तो x घंटे में कितना पानी गिरेगा, तो x गुणा 15, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई है हमारी 2 डेसीमीटर और लंबाई है 1.5 डेसीमीटर। ये किलोमीटर में है, तो इनको एक ही इकाई में बदलना है, इसे मीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 15,000 मीटर। 2 डेसीमीटर है तो ये आ जाएगा 2/10 मीटर,
और 1.5/10 मीटर। ये सारी जो इकाइयाँ थी वो मीटर में बदल गई हैं। तो ये जो पानी है, जो आयतन है, वो इसके बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 150 × 100 × 3 बराबर x × 15,000 × 2/10 गुणा 1.5/10। 1 0 इससे कट गया, ये 0 इस दशमलव से कट जाएगा। तो x रह जाएगा हमारा 150 × 100 × 3/15, इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये भी 15 हो गया है। यहाँ से दशमलव हट गया, ये भी 15 हो गया। तो 15 दाई 150। अब 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 5 के 5 ही कट गए। तो ये आ जाएगा 100। x बराबर 100 घंटा आ गया है। तो ये जो टाइम लगेगा 3 मीटर ऊंचाई तक टैंक भरने में, ये 100 घंटे लग रहे हैं। 100 है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। एक लंबवृत्तीय शंकु की अनुलंब एवं क्षैतिज अनुप्रस्थ काट सदैव क्रमशः। तो ये हमारा जो होगा, ये अनुप्रस्थ काट जो होगी वो त्रिभुज के आकार की होगी, और अगर इसकी क्षैतिज काटते हैं तो ये जो दिखाई देगी वो वृत्ताकार दिखाई देगी। तो त्रिभुज और वृत्त इस तरह की अनुलंब और क्षैतिज अनुप्रस्थ काट होंगी, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी एक उसके विकर्ण है। यदि डी बी सी 55 डिग्री, बी ए सी 45, तो बी सी डी होगा। ये हमारा वृत्त है, इसमें ए बी सी ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसके ए सी और बी डी ये हमारे विकर्ण हैं। डी बी सी 55 डिग्री है, डी बी सी ये 55 डिग्री है, और बी ए सी 45, बी ए सी ये 45 डिग्री है। तो हमें निकालना है बी सी डी। बी सी डी ये कोण निकालना है। तो देख रहे हैं कि हम ये, अगर हम एक वृत्तखंड ले लें तो इसके जरिए से बना हुआ कोण 55 है, तो इसके ज़रिए से इधर बनेगा तो ये भी 55 होगा, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। और ये कोण हमारा कितना हो गया? ये हो गया 55 45 100 डिग्री का, और ये दोनों ही 180 अंश के होते हैं। तो 180 में से 100 निकाल दें तो फिर हमारा 80 डिग्री बच जाएगा। तो ये जो कोण होगा डी सी बी या बी सी डी, ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री है हमारा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन ही इसका सही है। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? तो ये है 2 sin स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 2 + cos स्क्वायर थीटा। इसमें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस किया, 2 माइनस किया, तो 1 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। 2 + cos थीटा का न्यूनतम मान जो होता है -1 के बराबर होता है, इसके नीचे नहीं होता है। तो ये cos थीटा का मान न्यूनतम होगा -1 और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये जाएगा 3। तो इसका मान जो न्यूनतम आएगा वो 3 आएगा, और 3 जो है वो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। यदि त्रिभुज एबीसी के कोण ए बी सी एक आरोही क्रम में समांतर श्रेणी में हो तो साइन बी का मान क्या होगा? तो ये अगर कोण ए, कोण बी, कोण सी ये अगर समांतर श्रेणी में है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो ए और सी का योग जो है वो बी के दुगने के बराबर होगा, और ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो होता है 180 के बराबर। तो ए प्लस सी
कितना हो जाएगा, ए प्लस कोण ए कोण सी, ये हो जाएगा 180 माइनस बी के बराबर। तो ये ए और सी हो गए माइनस 180 माइनस कोण बी के बराबर। तो ये इधर ले आए कोण बी, तो 180 बराबर आ जाएगा 2b, ये है 1b इधर आ जाएगा, तो 3b के बराबर हो जाएगा। 3 का इसमें डिवाइड कर दें तो कोण b जो हो जाएगा वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम साइन ले लें, साइन b बराबर ये हो गया साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन b का मान आ गया √3/2। तो √3/2 है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान एक अन्य वायुयान के ऊपर से उस क्षण गुजरता है जब दोनों यानों के एक निरीक्षण बिंदु के इससे उन्नयन कोणों का मान 60 डिग्री और 45 डिग्री दोनों वायुयानों के मध्य लंबवत दूरी होगी। तो इसका फिगर बनाएं। एक वायुयान है, ये 3000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ये किसी दूसरे वायुयान, ये अगर ए है तो वी के ठीक ऊपर से उस वक्त गुजरता है जब यहाँ पर कोई और बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु से कहेंगे हम सी ले लें इसको, इससे बनने वाले कोण दोनों के एक 45 है तो दूसरा 60 डिग्री है। तो हम ये बताएंगे कि ये इनके बीच की दूरी कितनी है, लंबवत दूरी। तो ये हम h मान लें, तो ये दूरी हो जाएगी हमारी 3000 माइनस h मीटर। तो ये 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो जब कोण बराबर हैं तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो ये जो भुजा होगी लंबाई, ये हो जाएगी 3000 माइनस h मीटर। अब ये बड़ा त्रिभुज ले लें हम, तो इस त्रिभुज में ये है 60 डिग्री, तो हमें निकालना है ये लंबवत दूरी यानी h दूरी निकालना है, और ये टोटल ऊंचाई हमारी है 3000 मीटर। तो इसको ले लें, आधार और लंब आते हैं हमारे tan के अंदर। tan 60 का मान हम बता दें √3 होता है, तो फिर इधर होगा लंब बटे आधार। लंब होगी हमारी 3000 बटे आधार होगी 3000 माइनस h, और ये बराबर होगा हमारा √3 के। अब 3000 बराबर 3000 √3 माइनस h√3। अब इसमें ये √3 दोनों में है, बल्कि इसमें से कॉमन लेके इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें, तो ये बटे में √3 इसमें आ जाएगा यहाँ से हटके। अब √3 का हम इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो √3 3 हो गए, और 3 का भाग दें तो ये हो जाएगा 1000, और √3 के वैल्यू 1.732 गुणा 1000 बराबर 3000 माइनस h, और इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1732 बराबर 3000 माइनस h को इधर ले लें तो ये आ जाएगा 3000 माइनस 1732, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1268। तो ये दूरी आ गई है दोनों यानों के बीच की दूरी लंबवत। तो ये 1268 है सी ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 27वां प्रश्न है 90 पत्तों की गड्डियों प्रत्येक पर 110 से 199 तक की अलग अलग संख्याएं अंकित हैं। तो कुल पत्ते हमारे ये है 90। यदि एक पत्ता यदृक्ष उठाया जाए तो उस पर अंकित संख्या के पूर्ण वर्ग न होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अगर अंक हमारे 110 से 199 के अंकित हैं इतने, अब इसके बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होंगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक तो होगी 121 और एक होगी 144 और एक होगी 169 और एक होगी 196। ये हमारी 4 पूर्ण संख्याएं हैं। तो पत्ता एक निकाला जाता है
तो संख्या पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता कितनी होगी? ये हो जाएगी हमारी, ये है पूर्ण वर्ग 1 2 3 4, तो 4/90। 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो 5 10। ये 2/45 है पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता। अब संख्या पूर्ण वर्ग न होने की प्रायिकता कितनी होगी? ये हो जाएगी -1 में से घटा देंगे होने की प्रायिकता, और होने की प्रायिकता है 2/45। 45 से कम 45 में से 2 घटा दिए, तो ये आ गई 43/45। ये न होने की प्रायिकता होगी। तो 43/45 हमारा है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। 2 निष्पक्ष सिक्कों को उछालने पर केवल एक सिक्के के मुख पर चित आने की प्रायिकता है। तो 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो उनमें जो टोटल कंडीशन बनेगी वो बनेगी या तो दोनों पर हेड हेड होगा, या एक पे हेड एक पे टेल होगा, या इस पे टेल होगा तो इस पे हेड होगा, या दोनों पे टेल टेल होगा। तो दोनों में एक सिक्के पर मुख आने पर चित, एक सिक्के के मुख पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्के के मुख पर चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? टोटल हो गया हमारी 4 घटनाएं, इसमें 2 घटनाएं होंगी। इस पे हेड होगा तो इस पे टेल होगा, इस पे टेल होगा तो इस पे हेड होगा, तो ये 2/4। इससे 1 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो गई 1/2। तो 1/2 है हमारा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित विवरण तालिका में बहुलक वर्ग है, इसमें बहुलक वर्ग बताना है। वो क्या होगा? ये सारणी दी गई है प्राप्तांक से कम, 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से 100 से 120 से कम दिए गए हैं इसमें। तो हम इसको सारणी में तब्दील कर लें। तो प्राप्तांक हम लिखेंगे वर्ग के वर्गीकृत मांगनों में, तो 0 से 20 लेंगे हम, और उसके बाद 20 से 40, 40 से 60, और 60 से 80, 80 से 100, और आखिरी जो वर्ग होगा वो 100 से 120 होगा। अब छात्रों की संख्या इसमें दी गई है 4 12 25, 4 12 25, 56 74 80, 56 74 80। तो बारंबारता हमारी कितनी होगी? 0 से 20 की जो बारंबारता होगी वो 4 होगी। 20 से 40 के बीच में होंगे तो हम इसमें से घटाते चले जाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएंगे। 40 से 60 के बीच में निकालना है तो 25 में से 12 घटा देंगे तो ये 13 आ जाएगी, बारंबारता आ रही है ये। 60 से 80 बीच में निकालना है तो 56 में से 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 31। इसी तरीके से 80 और 100 के बीच में 74 में से हम 56 घटाएंगे तो ये 18 आ जाएगी, और 100 से 20 वाले होंगे 80 में से 74 घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो अब बारंबारता हम देख रहे हैं, हमें बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग वो वर्ग कहलाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, और सबसे अधिक जो बारंबारता 31 है तो वो किस वर्ग की है वो हम निकाल लेंगे। तो ये है 60 से 80 के बीच का जो वर्ग है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग हमारा है 60 से 80, ये सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। ये 30वां सवाल गणित पोर्शन का आखिरी सवाल है। गणित के 30 प्रश्न ही आते हैं। एक दादा, 2 पिता और 2 पुत्र एक साथ सिनेमाघर जाते हैं तथा प्रत्येक सिनेमा का एक टिकट खरीदता है। उन्होंने कुल कितने टिकट खरीदे? तो ये हमारे ए बी सी ले लेते हैं। एक दादा है ए, अब 2 पिता, तो इस दादा का एक पुत्र ये होगा, इसका पुत्र ये होगा। तो ये होंगे हमारे 3 लोग होंगे कि दादा के, इसका
पुत्र ये और इसका पुत्र ये, 2 पुत्र हो गए, और इसका पिता ये और इसका पिता ये, तो 2 पिता हो गए। तो टोटल टिकट खरीदेंगे वो 3 टिकट खरीदे जाएंगे। तो इसमें देखते हैं हमारे बी ऑप्शन में 3 है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। तो आगे भी हम दूसरे साइंस के और जनरल नॉलेज के भी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलसिता हमारा।